नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक नजर। विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में जयललिता की याचिका। ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। बड़ी अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी मुलाकात। व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत की तैयारियां। केंद्र की एनडीए सरकार से अलग होगी शिवसेना। प्रधानमंत्री के लौटने पर इस्तीफा सौंपेंगे अनंत गीते। अशरफ गनी ने संभाला अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पद। अब्दुल्ला अब्दुल्ला बने मुख्य कार्यकारी। और एशियाई खेलों के 10वें दिन भारत को 2 गोल्ड समेत 7 पदक। टेनिस में सानिया साकेत और डिस्कस थ्रो में सीमा पूनिया ने दिलाया स्वर्ण। और अब आज की पहली खबर। बेंगलुरु में जेल में बंद एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जयललिता ने विशेष अदालत की ओर से मिली 4 साल की सजा को चुनौती देने के साथ जमानत याचिका दायर की है। इधर चेन्नई में उनकी जगह ओ पनीरसेल्वम को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में बेंगलुरु की परप्पाना अग्रहारा जेल में सजा काट रही जयललिता ने सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में दोषी करार दिए गए शशिकला, वीएन सुधाकरन और इलावरासी ने भी उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की है। कर्नाटक हाई कोर्ट की अवकाश पीठ मंगलवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। जयललिता की जेल जाने और मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के 2 दिन बाद उनके करीबी ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चेन्नई में राजभवन में सोमवार को राज्यपाल के रोसोइया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உழைச்சான்றின்படி என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் पनीरसेल्वम के साथ 28 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को भी शपथ दिलाई गई है। ओ पनीरसेल्वम को रविवार को चेन्नई में एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। 2001 में भी जयललिता के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद पनीरसेल्वम ही 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार तीसरे दिन एआईएडीएमके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को शनिवार को दोषी करार दिया गया था। बेंगलुरु में विशेष अदालत ने उन्हें 4 साल कैद और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी मामले में शशिकला समेत मामले के दूसरे आरोपियों को भी 4-4 साल की सजा सुनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य क्या होने जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़पेपर के एडिटोरियल कंसल्टेंट मौजूद हैं। पारसा, बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपका नाम याद करने में देर कर रही थी, लेकिन तमिलनाडु नहीं भूल पा रही हूँ। जिस तरह से तमिलनाडु की राजनीति चल रही है, नीरजा चौधरी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, जिसमें लिखा कि जो प्रेजेंट है वो बहुत ही टेंस है, लेकिन फ्यूचर भी उतना ही अनसर्टेन है। क्या आप भी इससे सहमत हैं कि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन हो गया है अब? जयललिता के लिए इस वक्त लगता है शायद उनका पॉलिटिकल करियर शायद ख़त्म होने को आया है, और लोगों का मानना है कि इस फैसले के बाद ये जो दाग लग गया है, इससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं अपने ज़ाती ख्याल ये है कि शायद ये जल्दबाजी होगा कि ये कहना कि उनका करियर ख़त्म हो गया या ये आखिरी एक्ट है, 5th एक्ट है, इसके बाद शायद डीएमके वापस आएंगे या कोई दूसरे पार्टी को मौका मिलेगा। नहीं, लेकिन ये तो सच है ना कि 4 साल की उनको सज़ा हुई है, और एक मामले में अगर फैसला आने में 18 साल लगे तो इतनी जल्दी कोई नया फैसला हायर कोर्ट का आ जाएगा, इस संभावना से कैसे हम इस तरह की संभावना कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि कानूनी कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमको एक लोअर कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके नाते उनको मुजरिम ठहराया गया है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ फिर
जजमेंट आए तो वो जरूर लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट आने जाए। में मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि एक जजमेंट को आने में 18 साल लग गए, तो दूसरा जजमेंट क्या आप 18 महीने में उम्मीद कर सकते हैं? 2 साल के अंदर शायद कर देंगे, क्योंकि ये मामला अहम भी है और उनके जो लॉयर्स होंगे ये ज़रूर प्रेशर डालेंगे कि इस मामले को सुलझाए, क्योंकि अपील मामला है और एक पॉलिटिकल फिगर का मामला है। तो मेरे ख्याल से 1-2 साल से ज़्यादा नहीं लेंगे। 2000 हालांकि अभी तक इस तरह की सिर्फ मांग होती रही है हाँ। कि जनप्रतिनिधियों के मामले जल्दी से जल्दी जल्द निपटाए हो जाए, जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सही है, निपटाए बिल्कुल जाए, एक सही साल है। के अंदर हाँ। निपटाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि उनको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर बेल मिल भी जाए तो ये डिस्क्वालिफिकेशन तो रहेगा, यानी कि वो फिर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती जब तक कि ये पेंडिंग अपील्स उनके तरफ हो। ये कहना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को ओवरटर्न करेंगे। ये तो कहना शायद मुमकिन है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो माहौल है वो लोअर कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड करेंगे, तब उनको 6 साल 10 लेकिन साल अभी जब तक कि मामला आगे नहीं बढ़ता है, अगर जमानत मिल भी जाती है, वो बाहर आ भी जाती है, लेकिन केस वो- चलता भी रहता है, या। तो भी क्या उनका जो प्रॉक्सी रूल है वो चलता रहेगा? और प्रॉक्सी रूल की सीमाएं कितनी हैं? प्रॉक्सी रूल तो वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उनका जो टर्म जो बचा है वो 1.5 साल बचा है। 2016 में इलेक्शंस होने वाले, 2016 मई में इलेक्शंस का उनका टर्म खत्म होता है। इन 2 साल में सरकार चलेगा, लेकिन शायद लैकलस्टर हो सकता है, उनका कोई हमदर्दी नहीं हो। तो पनीर सेल्वम कोई ग्रेट लीडर नहीं है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई खास नहीं है। तो क्या AIADMK का 2-3 साल अगर इसी तरह चल गया तो AIADMK का भविष्य किस तरह का आप देख रहे हैं? नहीं, ये 2 साल में भी उसके बाद लगेगा कि मुझे लग रहा है कि शायद इलेक्शन हारेंगे 2016 में। लेकिन एक कंडीशन है वहाँ पर, अगर क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो तमिलनाडु का जो वोटर है, जो आवाम है, वो काफ़ी जज्बाती है। अगर उनको लगा कि जयललिता को, वो नहीं देखते कि वो करप्ट है या नहीं, ये कोर्ट का जो अदालत का जो फैसला आया है वो मुनासिब है या नहीं, उनको लगे अगर कि जयललिता के खिलाफ कोई साजिश चल रहा है और उनको सियासत से हटाने की कोशिश कर रहे, उनका एक्सट्रीम रिएक्शन ये हो सकता है कि 2016 में अन्ना DMK को बहुत ज्यादा हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में भी 39 में से 37 सीट्स जीत कर आई, तो एक तरह से मोदी वेव को दरकिनार करने वाली एक तरह से कहें महत्वपूर्ण अकेली महिला थी। और तमिलनाडु जो है एक्सेप्शन था इसके लिए। लेकिन 2016 में क्या होगा, ये एक सिर्फ हमारा स्पेकुलेशन है। ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 20 साल से तमिलनाडु में हर एक बार इलेक्शन पार्टी बदलते ही रहा। 96 में, 91 में ऑल्टरनेट पार्टियां जीती रही है, लेकिन क्या अब नए अलायंसेस होंगे? क्या बीजेपी को वहां पर पैर पसारने का मौका ज्यादा मिलेगा अगर AIADMK कमजोर होती है? मुझे नहीं लगता कि अगर DMK और अन्ना DMK कमजोर होंगे तो जो नेशनल पार्टी से, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को, अगर उनको कोई मौका मिले कि वापस आए। बीजेपी का तो बिल्कुल ही उनका कोई वजूद नहीं है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में इस वक्त। फ्यूचर में जाके शायद वो अपना बेस बना सके, लेकिन इस वक्त उनका बिल्कुल ही नहीं है। उनका जो डिपेंडेंस है सारे अलायंसेस पे है, और जो अलायंसेस है बहुत छोटे पार्टी है और कास्ट बेस्ड पार्टी। इसका मतलब अगर AIADMK को नुकसान भी हुआ तो DMK उसका फायदा उठाने जाएगी। लेकिन मैं आखिरी सवाल, जाते जाते मेरे पास वक्त की कमी है, आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से जयललिता को DA केस में सजा हुई, अभी तक तो सजा याफ्ता हैं वो, जो दूसरे स्टेट क्षत्रप हैं जिनके ऊपर इस तरह के मामले आते रहे हैं, उजागर होते रहे हैं, यहाँ तक कि केसेस भी चल रहे हैं, उनको क्या संदेश जाता है? नहीं, ये मैसेज साफ है कि पॉलिटिशियंस जो है, जैसे पहले रिश्वतखोर थे और लगता था उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगा अदालत से, वो ख़त्म हो गया। वो दौर ख़त्म हो गया कि इनका कोई इम्यूनिटी है पॉलिटिशियंस का। पॉलिटिशियंस कितना भी बड़ा ना हो, उनको सजा मिलेगा। लेकिन ये पहली बार अगर प्रदेश की जनता मतलब भारी मतों से जिता भी दे, मगर आपके खिलाफ कोई मामला है तो आप उसमें बच नहीं सकते। इसका मतलब बहुत संभल के अब आने वाले दौर में पॉलिटिशियंस को, और खास तौर से इतने बड़े, और कानून जो है सबके लिए एक ही लागू होता है। आप चीफ मिनिस्टर हो या आम आदमी हो, उसमें कोई फर्क नहीं होगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए पारसा। तो कुल मिलाकर ये है कि AIADMK के भविष्य के बारे में बहुत संभावित हैं और आशंकित नहीं है पारसा, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो AIADMK के लिए बहुत आसान नहीं है। ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से पहली मुलाकात होगी। डिनर पर होने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक मसलों पर चर्चा भी होगी। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच औपचारिक शिखर वार्ता 30 सितंबर को होगी। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिका की 11 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से नाश्ते पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे के सबसे महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री सोमवार से अगले 2 दिन वॉशिंगटन डीसी में बिताएंगे। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले उन्होंने अमेरिका की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से नाश्ते पर मुलाकात की। इनमें पेप्सिको, बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक, गूगल, IBM और गोल्डमैन सैक्स के मुखिया शामिल थे। इन मुलाकातों के पीछे मोदी का मकसद इन कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। Prime Minister Modi has a vision of developing India into manufacturing country, even in defense production and defense equipment also. I think there also defense cooperation should not and need not mean only India increasing its imports from the outside world. वॉशिंगटन डीसी में मोदी और ओबामा के बीच मुलाकात में आपसी व्यापार और निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों में विस्तार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मसलों पर विस्तार से चर्चा होगी। आतंकवाद, अफगानिस्तान और मध्य तथा मध्य पूर्व एशिया की स्थिति के बारे में दोनों नेता अपने मतभेद दूर करने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली अमेरिकी यात्रा है, लेकिन उनकी इस यात्रा में पिछले 1 दशक से दोनों देशों के बीच कई मोर्चे पर आए मतभेद दूर करने का प्रयास होगा। समझा जाता है कि इस यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी को घरेलू मोर्चे पर अपना ध्यान देना होगा ताकि निवेशकों के लिए आगे का रास्ता आसान हो पाए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी खबरें। भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद अनंत गीते का इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना के अलग होने के बाद से खटास बढ़ती जा रही है। इससे पहले MNS प्रमुख राज ठाकरे ने भी गीते से इस्तीफे की मांग की थी। बीजेपी महासचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी हालांकि ये कहते रहे कि बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। ये शिवसेना का निजी फैसला है। प्रधानमंत्री के लौटने के बाद आनंद गीते जो उनके भारत सरकार में मंत्री हैं वो इस्तीफा दे देंगे। यदि उन्होंने ऐसा कहा है, यदि वो ऐसा चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका निर्णय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज प्रदेश में 2 जगहों पर रैलियां की। टोहना में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की हुड्डा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कई काम ऐसे जिसके कारण आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है। जनता का अपने नेता में विश्वास है, ब्यूरोक्रेट्स का अपने प्रधानमंत्री में विश्वास है और मंत्रियों का अपने प्रधानमंत्री में विश्वास है और इसके कारण देश के अंदर एक नई शुरुआत है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 4 महीने के कामकाज की आलोचना की है। हुड्डा ने कहा है कि इस दौरान महंगाई कम करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए। करनाल जिले में एक रैली में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आज कहा कि उनकी सरकार ने हरियाणा में हर तबके का विकास किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में हरियाणा 14वें पायदान से पहले पायदान पर आ गया। बैठते ही डीजल की कीमत बढ़ा दी, रेल का भाड़ा बढ़ा दिया, गरीब आदमी का, उसमें कोयला भी आता है, कोयला महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी।
फिर चीनी का दाम बढ़ा दिया। गन्ने का भाव तो हरियाणा सरकार देती है पूरे देश में सबसे ज्यादा, और चीनी और जगह तो चीनी के मिल बंद हो रहे हैं, लेकिन चीनी का भाव बढ़ा दिया। केंद्र सरकार इस साल के आखिर तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस योजना के दायरे में सभी नागरिकों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जरूरी दवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाने का भी प्रस्ताव है। हमारा नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा, वह बनकर तैयार है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान में एनडीआरएफ के बेहतरीन योगदान के मद्देनजर सरकार ने इसकी 2 और बटालियन के गठन का फैसला किया है। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की इन 2 बटालियंस में करीब 2000 जवान शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का प्रारूप बदलने और जल्द ही उसके पुनर्गठन की बात भी कही है। एनडीएमए के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री ने उसे व्यापक रूप देने को अपनी प्राथमिकता बताया। पहले से अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए और इसकी रीवैम्पिंग होनी चाहिए। इसीलिए इस समय हम लोग उसकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीवैम्पिंग कर रहे हैं और लगभग इस काम को हम लोगों ने पूरा कर लिया है, ताकि इसकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने श्रीनगर पहुंचे। 2 दिन के इस दौरे के पहले दिन सोनिया और राहुल अनंतनाग जिले के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात किए। उनके साथ राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद के अलावा अंबिका सोनी भी मौजूद थी। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष को बाढ़ के बाद किए गए राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मंगलवार को जम्मू क्षेत्र का दौरा करेंगे। जब से बाढ़ आई है, हमारा संगठन, कांग्रेस पार्टी का संगठन, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई और हमारे सब यहाँ के जो लोकल नेता हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन, सबके सब यहाँ काम कर रहे हैं। दुख का समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री अशरफ गनी ने आज देश के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया। चुनाव में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मुख्य कार्यकारी के रूप में नई भूमिका संभाली है। काबुल में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। राजधानी काबुल के इस भव्य समारोह में अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अशरफ गनी के बाद अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मुख्य कार्यकारी पद की शपथ ली। ये पद प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जाता है। तालिबान शासन के पतन के बाद देश में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। इसका साक्षी बनने के लिए दुनिया की कई बड़ी हस्तियां समारोह में मौजूद थीं। समारोह में हिस्सा लेने आए भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सहित दुनिया के विभिन्न देशों के करीब 1400 प्रतिनिधि मौजूद थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर वहां मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को बधाई दी। शपथ ग्रहण के बाद काबुल की सड़कों पर जश्न का माहौल था। लोगों को उम्मीद है कि अब देश में जारी अस्थिरता का दौर थम जाएगा। سنن کو سلاویز تو پر قدرت انتقال کیږي له رئیس جمهور بل رئیس جمهور دا افتخار جو د افغانان ته بل مغختن। इस भव्य समारोह को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समारोह के दौरान ही काबुल एयरपोर्ट के पास एक आत्मघाती हमला हुआ। ناگهان من داخل دکان بودم یک تئوری همیشه شد کا فهمیدیگا یک تئوری से चार तोड़ा जख्मी और शहीद दिखा पूरा। अफगानिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए गनी और अब्दुल्ला मिलकर काम करेंगे। हालांकि नई सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
चीन ने हांगकांग में जारी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में विदेशी दखल का विरोध किया है। हांगकांग में पिछले 3 दिन से जारी प्रदर्शन में आज भी हजारों लोगों ने शिरकत किया। लोकतंत्र समर्थक हांगकांग के मुख्य कार्यकारी CY ल्यूंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हांगकांग में सोमवार को भी लोकतंत्र समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने सरकारी इमारतों के पास जमा हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग के आर्थिक केंद्र की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करने की कोशिश की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। But since this is such a impactful incident, particularly because of the tear gas, deployment, we need to sit down and review what happened today. And I guess it's time to ask the government to step down. I'm talking about CY Leung to step down. हांगकांग के मुख्य कार्यकारी चुन यिंग लियांग ने प्रदर्शनों को गैरकानूनी बताया है और कहा है कि चुनाव योजना के मुताबिक होंगे। 和平守法，尊重法律。我哋唔想香港亂，亦都唔希望大家嘅正常生活受到影響。特區政府希望同社會各界共同努力，盡快恢復。 并且坚定支持香港特区政府依法处置。我们对香港的长期繁荣和稳定是抱有充分的信心的，因为我相信这是符合中国所有全体人民的利益，也是符合这个地区和世界的利益的。 चीन ने हांगकांग के नेतृत्व के लिए 2017 में सीधे चुनाव करवाने का वादा किया था, लेकिन इस साल 31 अगस्त को चीन ने खुले नामांकन की मांग को ठुकरा दिया। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि चीन सरकार उन नियमों को खत्म कर दे जिनके मुताबिक 2017 में हांगकांग चुनाव में उम्मीदवार तय करने का अधिकार चीन सरकार की एक कमेटी को होगा, जबकि चीन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब दक्षिण कोरिया में हो रहे एशियाई खेलों की खबर। एशियाई खेलों के 10वें दिन भारत को 2 स्वर्ण समेत 7 पदक मिले। सानिया मिर्जा और साकेत की जोड़ी ने टेनिस के मिक्स डबल्स में भारत को स्वर्ण दिलाया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चाइनीज ताइपे की जोड़ी को 6-4, 6-3 से मात दे दी। इससे पहले सीमा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। सीमा 61.03 मीटर डिस्कस फेंक पहले नंबर पर रहीं। इसके अलावा नवीन कुमार ने 3000 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य हासिल किया। भारत टेनिस के पुरुष युगल में हालांकि स्वर्ण पदक से चूक गया। साकेत मिनेनी और सनम सिंह की जोड़ी को रजत से ही संतोष करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को फाइनल में दक्षिण कोरिया के लिम और चुंग की जोड़ी ने 7-5, 7-6 से हरा दिया। एथलीट ओपी जैशा ने महिलाओं के 1500 मीटर दौड़ में कांस्य हासिल किया। वहीं फ्री स्टाइल कुश्ती के 61 किलोग्राम के कैटेगरी में पहलवान बजरंग कुमार को रजत मिला। फाइनल में बजरंग को ईरानी पहलवान ने मात दे दी और 64 किलोग्राम फ्री स्टाइल में पहलवान नरसिंह यादव ने कांस्य हासिल किया। और अब एक नजर पदक तालिका पर डाल लेते हैं। भारत 5 स्वर्ण, 7 रजत और 29 कांस्य के साथ 10वें नंबर पर पहुंच गया है। चीन पहले नंबर पर है और दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर और जापान तीसरे नंबर पर बरकरार है। हालांकि भारत को 6 स्वर्ण पदक हासिल हो चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।